नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मन्नू भंडारी जी की कहानी चश्मे। तो आइए सुनते हैं कहानी। बरामदे के दरवाजे के आखिरी ताले को झटका देकर जब मिसेस वर्मा आश्वस्त हुई तो उसी समय भीतर ड्राइंग रूम की घड़ी ने 11:30 बजे का एक घंटा बजाया। बीच में रखी हुई ड्रेसिंग टेबल से उन्होंने दूध का गिलास उठाया तो काली सी परछाई शीशे में उस समय तक दिखाई देती रही जब तक वे बरामदे की आखिरी सीढ़ी नहीं उतर गईं। लॉन की नमी को उन्होंने चप्पलों के पार भी महसूस किया। कैसी शांति थी। वर्गाकार लॉन के चारों तरफ की क्यारियों की फूल और मेहंदी की लाइनें चांदनी में पड़ती अपनी परछाइयों के साथ ऐसी लगती थीं जैसे किसी ने हरे कैनवास पर चौखटा जड़ दिया हो। बीचों बीच मसहरी लगी पास पास पड़ी दोनों चारपाइयों तक पहुंचते हुए मिसेस वर्मा को ऐसा लगा जैसे वे गहरे हरे पानी के बीच में बने संगमरमर के दो द्वीपों तक जा रही हों। मिस्टर वर्मा टेबल लैंप लगाए अपनी फाइलों में उलझे थे। काली काली मोटी कमानियों वाला चश्मा उनके आधे चेहरे को ढके हुए था। इतना बड़ा चश्मा मिसेस वर्मा को कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मिस्टर वर्मा का तर्क था कि आंखें बहुत कमजोर हैं और ज्यादा पावर के मोटे मोटे कांचों को पतली कमानियां संभाल नहीं सकती। प्लेट में रखे हुए ग्लास को टेबल लैंप की बगल में रखते हुए मिसेस वर्मा ने झुंझलाकर कहा, इतनी अच्छी चांदनी छिटकी है और तुम हो कि इस समय भी फाइलों से ही मगजपच्ची कर रहे हो। परे करो इस फाइल को। बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए मिस्टर वर्मा ने व्यस्त सी हूं की और अपनी फाइलों में उलझे रहे। फिर सहसा चौंक कर बोले, बस जरा ये एक पेज रह गया है, उसके बाद अभी रखता हूं। तुम्हारा पेज आज तक कभी खत्म हुआ भी है जो अभी होगा? मिसेस वर्मा ने खट टेबल लैंप का स्विच दबा दिया। पहले तो मिस्टर वर्मा कुछ भी न देख पाए, लेकिन फिर मसहरी के चंदोवे के नीचे बच्चों के बगल में बैठी शरारत के साथ मुस्कुराती हुई मिसेस वर्मा का चेहरा उनकी आंखों के आगे स्पष्ट हो गया। गोदी में दोनों हाथ रखे चारपाई की पाटी पर बैठी हुई मिसेस वर्मा दोनों पांव हिला रही थीं, मानो कह रही हो, पढ़ो, अब कैसे पढ़ते हो? मिस्टर वर्मा ने रुपहले अबीर से छाए आसमान को देखते हुए पूछा, आखिर आज बात क्या है? मिसेस वर्मा एकदम बोली, सुनो, सुबह स्टेट्समैन में जो खबर पड़ी थी दिन भर मेरे दिमाग में घूमती रही। उंगलियों से माथा टटोलते हुए मिस्टर वर्मा ने अलसाए स्वर में पूछा, कौन सी खबर? मुझे तो याद नहीं है। अरे लो, सुबह इतनी तो बातें हुई थी। वही फांसी पाए हुए कैदी से एक लड़की ने शादी कर ली है। मैं दिन भर सोचती रही, आखिर उसने क्या सोचकर उससे शादी की? उसके मन में यह बात नहीं आई कि 15 दिन बाद ही उसे जिंदगी भर के लिए वैधव्य झेलना पड़ेगा। सारा आलस्य छोड़कर मिस्टर वर्मा एक झटके के साथ उठ बैठे। बेवकूफी के सिवा और इसमें है क्या? तुम्हारे दिमाग को भी अधकचरी भावुकता की बातें ही अपील करती हैं। हाथ बढ़ाकर उन्होंने फिर स्विच ऑन कर दिया और खुली पड़ी हुई फाइल की ओर मुड़े। अप्रभावित मिसेस वर्मा अपने प्रवाह में कहती रहीं, अधकचरी भावुकता? मैं भी तो यही सोचती रही दिन भर कि आखिर कैसी है यह भावुकता जिसके बहाव में पूरी जिंदगी को यूं दांव पर लगा दिया जाए। अच्छा देखो, मैंने इसी पर दोपहर में एक कहानी लिखी। सारी स्थिति को ऐसे ढंग से रखने की कोशिश की है कि तुम भी मान जाओगे। और उन्होंने झुककर झट तकिए के नीचे रखे मुड़े हुए कागजों को बाहर निकाल लिया। बोली, इस कहानी का हीरो आतंकवादी क्रांतिकारी है। लेकिन जब मिसेस वर्मा ने देखा कि मिस्टर वर्मा तो फिर अपनी फाइलों में डूब गए हैं, तो उनका मन हल्की झुंझलाहट से भर गया। कहा, तुम मुझे 10 मिनट का समय भी नहीं दे सकते हो? आखिर कितनी जरूरी हैं ये फाइलें? मिसेस वर्मा उठी और मिस्टर वर्मा के पीछे जाकर शरारती बच्चे की तरह उनका मोटे शीशे वाला चश्मा उतार लिया, जिसके बिना वर्मा साहब काफी असहाय हो जाते हैं। अरे यह क्या कर रही हो? अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी ही पड़ेगी। तुम चाहे इस घटना को महज बेवकूफी कहो,
पर मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि मेरी कहानी सुनने के बाद निश्चय ही तुम अपनी राय बदल दोगे। वर्मा साहब को लगा जैसे एकाएक उनका जी मिचला रहा है। बड़ी बेचैनी के साथ बोले, आज दूध कैसा था, जीत जाने कैसा कैसा हो रहा है। दूध में तो कुछ भी नहीं था, मैंने भी अभी अभी पिया, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। कहानी सुनाने को अधीर मिसेस वर्मा बोली और कहानी लेकर बैठ गईं। बिना चश्मे के मिस्टर वर्मा ने अपनी उंगलियों से अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर अधलेटी मुद्रा में वे कहानी सुनने लगे। उन्होंने आंखें खोली तो देखा चांदनी की चमक बहुत धुंधली पड़ गई है। उन्हें लगा जैसे धुंध की एक परत सारे वातावरण पर छा गई है और आसपास का सभी कुछ बड़ा धुंधला, बड़ा अस्पष्ट हो उठा है। हाथों में कागज लिए सामने बैठी मिसेस वर्मा की धुंधली आकृति और भी धुंधली हो गई, होती गई और एकदम गायब ही हो गई। मिसेस वर्मा के हल्की झुर्रियों वाले सांवले चेहरे की जगह एक कमनीय कमसिन सा गोरा चिट्टा चेहरा उभर आया, फूल सा खिला हुआ। कहो, गीत पसंद आया? पुस्तक बंद करते हुए शैल ने पूछा। धत तेरे की, ऐसी चांदनी रात में ऐसा नीरस गीत, निर्मल ने चिढ़ाते हुए कहा। जाओ, आगे से तुम्हें कभी गीत नहीं सुनाएंगे। तो कहा किसने था तुम्हें गीत सुनाने को? शैल का फूला हुआ मुंह एकाएक ही कुछ याद आ जाने से खिल पड़ा। गुस्सा भूलकर चोटी को अंगुलियों में लपेटते हुए एक नटखट बच्चे की तरह वह बोली, एक खबर सुनाऊं तुम्हें, देखें तुम कहां तक गेस कर सकते हो। मुझे क्या मालूम तुम क्या सुनाओगी, मैं क्या कोई ज्योतिषी हूं? बस हार गए अभी से। और वह खिलखिला पड़ी। अरे कुछ तो अंदाज भिड़ाओ, दिमाग लगाओ, शुरू में ही हाथ पैर पटक दिए। सुनाना हो तो सुनाओ, नहीं तो अपने पेट में रखो, हमें नहीं सुनना तुम्हारी बात। कैसे नहीं सुनना है मिस्टर निर्मल वर्मा? ठुनकते हुए शैल बोली। सुनना ही पड़ेगा। फिर बात कोई हमारे अकेले की तो है नहीं, तुम्हारी भी तो है। अच्छा बताएं, पापा ने अगले साल गर्मियों में शादी तय कर दी है, 23 मई, और उसके गालों में गुलाब खिलाए। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मिसेस वर्मा ने शून्य में खोए हुए मिस्टर वर्मा की ओर देखकर कहा। स्वर जैसे कहीं दूर घाटियों से टकरा कर आया। देखो, ध्यान से सुनना, इसकी एक एक बात मार्क करने लायक है। हाँ हाँ, तुम पढ़ो, मैं सुन रहा हूं, खोए से स्वर में मिस्टर वर्मा बोले। मिसेस वर्मा ने अपनी कहानी के टूटे हुए सूत्र को जोड़ते हुए कहानी पढ़ना आरंभ किया। मैंने कितनी बार कहा लीला, तुम यहां ना आया करो। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मुझमें ऐसा कौन सा आकर्षण है जो तुम यूं सुध-बुध भूलकर अपने को वारे बैठी हो। जिसका हर पल खतरे से भरा हो, उस व्यक्ति के जीवन से तुम्हें क्या मिलेगा? हम लोगों की जिंदगी का क्या ठीक है? आज पुलिस ने घेर लिया, कल फांसी, कदम कदम पर खतरा। कैसी बातें करते हो तुम? यदि बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हो तो क्या मैं नहीं झेल सकती? मुझे इतना पराया समझते हो? देखो लीला, मैं बड़े से बड़ा खतरा उठा सकता हूं, पर नहीं चाहता कि दुख की एक हल्की सी लौ भी तुम्हारे तन मन को झुलसाए। तुम्हारा छोटा सा दुख भी शायद मुझसे बर्दाश्त न होगा। इसी से कहता हूं, तुम यहां मत आया करो, मत आया करो। मिस्टर वर्मा को लगा जैसे मिसेस वर्मा के शब्द निस्तब्ध शून्य वातावरण में खोते चले जा रहे हैं। जाने कहां से आती हुई ध्वनियां उनके कानों से टकराने लगी। तुम यहां मत आया करो शैल, जानती हो मुझे चिकन पॉक्स है, कहीं तुम्हें भी हो गया तो? धत पागल कहीं के, और हो जाए तो हो जाए, इस डर से क्या मैं तुम्हारे पास आना छोड़ दूं? मेरा वश चलता तो तुम्हें अपने घर ले जाकर रखती, पर छोटी मम्मी छूत छात मानती हैं, इसी से कहने की हिम्मत नहीं होती। छूत छात की बीमारी में परहेज तो रखना ही चाहिए। अच्छा उठो, मेरे बिस्तर पर तो मत बैठो। मैं तो यहीं बैठूंगी। मैं तुम्हारी जगह हूं और तुम मुझसे ऐसा परहेज करो तो तुमसे बात भी न करूं। और वह बड़े प्यार से बालों में अंगुलियां डालकर सहलाने लगी। निर्मल के बदन की जलन पर मानो किसी ने ठंडी चीज का लेप कर दिया। 1 घंटा बिताकर वह गई
तो आधी बीमारी अपने साथ लेती गई। दूसरे दिन ढेर सारे फल और फूलों के साथ वह आई और बोली, तुम्हारे पिताजी की स्वीकृति का पत्र तो आ गया, पर वे चाहते हैं कि तुम अच्छे होते ही 1 साल की ट्रेनिंग के लिए चले जाओ। बोलो, जाओगे? उसका उत्तर सुनने के लिए शैल की आंखें निर्मल के चेहरे पर टिक गईं। अनार छीलते हुए उसके हाथ जहां के तहां रुक गए। अपने नेत्रों से शैल के गालों को दुलारते हुए निर्मल ने कहा, मन नहीं होता तुमसे दूर होने का। यहां हूं तो रोज मिल तो लेते हैं, और तुम्हें कैसे बताऊं शैल, यह मुलाकात मेरे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है, जिसके बिना अब मैं शायद रह ना सकूं। अनार के लाल दानों को अपनी गुलाबी उंगलियों से निर्मल के मुंह में डालते हुए शैल ने पूछा, तब पिताजी को क्या लिखोगे? अनार की प्लेट को अपनी ओर सरकाते हुए निर्मल ने कहा, लाओ मैं खुद खा लूंगा। और वह बैठने का प्रयास करने लगा। क्यों, मेरे हाथों से क्या अनार की मिठास जाती रहती है? और प्लेट उसने वापस खींच ली। पगली, निर्मल फिर लेट गया। थोड़ी देर तक बड़े भावपूर्ण नेत्रों से घूमते हुए पंखे को निहारते हुए बोला, पिताजी के सामने कुछ न कुछ बहाना तो बनाना ही होगा शैल, पर मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मन ही मन निहाल होते हुए शैल ने बड़ी अदा से आंखें नचाते हुए कहा, हाय राम, इतने बड़े होकर झूठ बोलोगे? और अपनी ही बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। बच्चों के चीख पड़ने से मिस्टर वर्मा के कानों में पड़ती हुई खिलखिलाहट की ध्वनि जाने कहां खो गई। खींचकर बोले, अरे पहले उसे तो चुप कराओ। उन्हें लगा जैसे कोई बहुत ही सुंदर स्वप्न वे देख रहे थे, जो इस बच्चे के रोने से ही बिखर गया। मिसेस वर्मा उठी, बच्चों को थपक कर सुलाते हुए बोली, यह नींद में जाने क्या क्या देखता है, हर रोज 1-2 बार इसी तरह चीख पड़ता है। बच्चे को चुप कराकर मिसेस वर्मा ने कागज उठाया और फिर कहानी पढ़ने बैठ गईं। पर आंखें मूंदे वर्मा साहब अपने में ही लीन उस बिखरे सपने के टूटे हुए सूत्र को खोज रहे थे। लेकिन बच्चों के रोने से खिलखिलाता हुआ जो चेहरा खो गया, सो खो ही गया। लाख प्रयत्न करने पर भी फिर वह नहीं उभरा। उसकी जगह एक कुम्हलाया हुआ चेहरा उनकी आंखों के आगे घूम गया। यह क्या शैल, तुम्हें तो बुखार लग रहा है, शैल के गाल को छूते हुए निर्मल ने कहा। जाने क्यों शाम को रोज ही ऐसा लगता है, बड़ी थकान भी लगती है, पर कभी टेम्परेचर नहीं लिया। कितने दिनों से ऐसा रहता है? करीब महीना भर होने आया। बड़ी मूर्ख हो तुम। और ड्रेसिंग टेबल की दराज में से थर्मामीटर निकालकर उसने शैल के मुंह में लगाया। इसके बाद डॉक्टर, दवाई, अस्पताल, एक्सरे। मम्मी निर्मल को समझा रही हैं। मैं कहूंगी तो शैल और ये दोनों ही सोचेंगे कि मैं सौतेली मां हूं, सो ऐसा कह रही हूं। इसलिए तुम उन्हें समझाकर शैल को सैनिटोरियम में भेजने की व्यवस्था करवा दो। पर मम्मी, अभी डॉक्टरों ने निश्चित राय तो दी नहीं है कि टीबी ही है। अभी तो उन लोगों को केवल संदेह मात्र है। इस स्थिति में यदि उसे सैनिटोरियम में भेजा जाएगा तो जरा सोचो, उसके मन में कितना खराब असर पड़ेगा। लेकिन जल्दी ही डॉक्टरों का संदेह निश्चय में बदल गया और मम्मी का अनुरोध निर्णय में। पिताजी ने थोड़ी नानुकुर की, पर शैल ने बिना किसी विरोध के मम्मी का निर्णय मान लिया और सैनिटोरियम में भर्ती हो गई। सैनिटोरियम के लंबे अहाते को पार कर निर्मल पीछे वाले लॉन में पहुंचा। आराम कुर्सी पर बैठी शैल की पीली निस्तेज आंखों में चमक आ गई। तुम्हें रोज इतनी दूर आने में तकलीफ होती होगी ना? नहीं तो जरा भी नहीं हो, तब भी आया करना। सच कहती हूं, मैं सारा दिन इसी आसरे काटती हूं कि तुम शाम को आओगे। आ जाते हो तो बड़ा हल्का हल्का लगने लगता है, मानो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। शैल के बालों में उंगलियां चलाते हुए निर्मल ने कहा, तुम सोचती हो कि मिलने की उत्सुकता केवल तुम्ही में है। जब से तुम यहां आई हो, किसी काम में मन नहीं लगता। शाम हुई न हुई मैं दौड़ पड़ता हूं। फिर शैल की लंबी पतली उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए निर्मल ने कहा, जाने क्यों मेरा मन हर घड़ी कहता है कि तुम्हें टीबी नहीं हो सकती है। जिन कारणों से टीबी होती है वह सब तो तुम्हारे जीवन में है नहीं। तुम अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो,
साफ सुथरी खुली जगह में रहती हो। पापा और मेरा प्यार तुम्हारे जीवन की हर घड़ी को सरस बनाए रहता है। फिर वह अपने आप ही निश्चयात्मक स्वर में बोल पड़ा, नहीं नहीं, यह डॉक्टरों का भ्रम मात्र है। तुम्हें टीबी हो ही नहीं सकती। असंभव, एकदम असंभव। हो सकने का सवाल नहीं निर्मल, शायद है ही। मेरी मम्मी टीबी से ही तो मरी थी। हो सकता है शायद यही कारण हो। कुछ सोचते हुए निर्मल ने कहा, अच्छा। उसके स्वर में उतार आ गया और बालों में अटखेलियां करती उंगलियां एकाएक ही शिथिल हो गईं। तब तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे बच्चों को भी टीबी होगी, बालों में से उंगलियां निकालते हुए उसने कहा। शैल खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे ही बच्चे क्यों? क्या तुम्हारे नहीं होंगे? अरे कहो हमारे बच्चे। निर्मल ने देखा, उसके चेहरे पर मातृत्व उमड़ आया और आंखें लाज से झुक झुक गईं। पर जाने क्यों निर्मल इस बात पर न हंस सका और न हमेशा की तरह शैल के इस रूप पर बिखर बिखर जाने को उसका मन हुआ। आंखों में आए लाज के उस भाव से अपने सारे चेहरे को गुलाबी रंग से रंगते हुए शैल ने कहा, देखो आज डॉक्टर आए थे तो मैंने उनसे कह दिया कि 23 मई तक मुझे अच्छा कर ही दीजिए। चाहे मुझे टीबी हो या टीबी का बाप, मुझे तब तक अच्छा होना ही है। पूछने लगे, क्या बात है 23 मई को? अच्छा बताओ तो, भला मैं अपने मुंह से अपनी शादी की बात कैसे कहती? अब तुम जाकर कह देना कि हमारी शादी है, समझे? कह दोगे ना? पर निर्मल का मन जाने कहाँ खोया था। धीरे से वह कुर्सी के हत्थे से उठा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। निर्मल की उदासीनता की ओर बिना ध्यान दिए शैल अपनी ही धुन में कहती गई, देखो यहाँ सारे दिन पड़े पड़े मन नहीं लगता, सो मैंने एक साड़ी काढ़ना ही शुरू कर दिया है। हम लोग जब घूमने जाएंगे तो तुम देखना, मैं रोज एक से एक बढ़िया साड़ी पहनकर चला करूंगी और लोग बाग कहेंगे, वाह साहब क्या ठाठ हैं तुम्हारी बीबी के। और उसका मन 6 महीने की अवधि लांघकर एक क्षण में ही उस जगह जा पहुंचा जहां के सुनहरे सपने बुनते बुनते ही शैल के रात दिन बीता करते थे। पर जाने क्या था कि निर्मल न शैल की इन बातों में ही अपना मन रमा पा रहा था, न अपनी ओर से ही कोई ऐसी हल्की फुल्की बात कर पा रहा था जिससे शैल का कुछ कष्ट ही घटे। अवसाद के काले मेघ उसके मन पर धीरे धीरे घने होते जा रहे थे। वह स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि वह कौन सी मजबूरी है, कैसी बेबसी है जो उसे खुलकर नहीं हंसने देती। विचित्र विचित्र शंकाएं उसके मन में उमड़ घुमड़ रही थीं और उनके नीचे दबा भाव शून्य नजरों से वह दूर कहीं देख रहा था, मानो उसे शैल की उपस्थिति का एहसास ही न हो। मिस्टर वर्मा की भाव शून्य नजरें दूर के किसी अदृश्य दृश्य में उलझी देखकर मिसेस वर्मा एक क्षण को रुकी, पर उनका मौन भी मिस्टर वर्मा के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित न कर सका। मिसेस वर्मा अपनी कहानी की इस उपेक्षा पर बुरी तरह खींच पड़ी और अपने पैर से उनके पैर को झकझोरते हुए बोली, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहानी सुन भी रहे हो या मैं यूं ही बकवास किए जा रही हूं? अपने बिखरे फैले मन को समेटने का असफल सा प्रयास करते हुए मिस्टर वर्मा ने मिसेस वर्मा की ओर देखा। उनके हाथ में कहानी के पन्ने देखकर उनकी चेतना लौटी तो सफाई देते हुए बोले, कहानी ही तो सुन रहा हूं। रात के इस सन्नाटे में तुम्हारी इस कहानी से मन जाने क्यों भारी भारी हो आया। मिस्टर वर्मा के इस वाक्य को अपनी कहानी की सफलता मानकर परम तृप्ति के साथ मिसेस वर्मा ने आगे पढ़ना आरंभ किया। लीला भारी कदमों और उससे भी भारी मन लिए जेल में अपने पति से मिलने के लिए जा रही है। उसका रोम रोम जानता है कि पति से जेल में मुलाकात करने का यह अंतिम दिन है। वह चाहती है कि वह हंसकर अपने पति को विदा दे, पर लाख प्रयत्न करने पर भी मन का दुख आंखों में फूटा फूटा पड़ता है और उसके कदम और अधिक भारी और अधिक शिथिल हो जाते हैं। फिर भी एक अलौकिक संतोष और तृप्ति की भावना उसके मन में है।
कि मरने से पहले वह अपने पति को अपना सब कुछ दे सकी। अपने को लुटाकर उसने उसे सुखी बनाया, धनी बनाया। जेल का फाटक आ गया। एक क्षण को वह ठिठकी। सैनिटोरियम के फाटक पर निर्मल के कदम रुक गए। जिन कदमों को अपनी सारी शक्ति लगाकर वह यहां तक खींच लाया, उन्होंने जैसे अब जवाब दे दिया। डॉक्टरों से हुई लंबी बातचीत, मां का भी टीबी से मरना, पिता की हताशा, शैल के चेहरे का निरंतर बढ़ता हुआ पीला मुरझायापन, ये सब वो जंजीरें थीं जिसने उनके पैरों को जकड़ लिया था। निर्मल जानता है कि फाटक में घुसकर लंबे अहाते को पार करते ही वह शैल के कमरे के सामने जा पहुंचेगा। शैल, जिससे मिलने के लिए कभी उसके क्षण युग युग जैसे लंबे हो जाया करते थे, वही शैल आज उसके इतने समीप है। फिर भी उसके मन में मिलने की कोई उत्सुकता नहीं, आतुरता नहीं। वह हृदय से शैल के पास जाना चाहता है, पर न जाने कौन है जो उसे निरंतर पीछे की ओर घसीट रहा है। इस कश्मकश में वह नहीं जानता वह क्या करे। एक ठंडी निश्वास उसके सीने से निकल जाती है और शैल का जर्द कुमलाया हुआ चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता है, जिसमें न कोई सौंदर्य है, न कोई आकर्षण और न इनकी संभावना ही। फिर भी वह अहाते की ओर बढ़ता है। सैनिटोरियम के भवन की छत पर लगे हुए क्रॉस में उसकी दृष्टि उलझ जाती है। ओह, वह वहां से नजरें हटा लेता है। जाने क्यों उसे ईसाइयों का यह पवित्र क्रॉस बड़ा ही मनहूस सा दिखाई देता है। इसी क्रॉस पर तो कुछ निर्दयी लोगों ने निर्दोष ईसा को टांगकर उनके प्राण ले लिए थे। वह नीचे अपनी परछाई को देखते हुए आगे बढ़ता है। शैल के कमरे की निकटता उसकी चाल को और अधिक शिथिल कर देती है। आज पूरे 15 दिन बाद वह शैल के पास आया है। उसे कुछ न कुछ सफाई देनी होगी, पर उसके रीते मन में कोई बात नहीं सूझती। वह दरवाजे पर पहुंचकर देखता है, शैल पलंग पर लेटी है। 15 दिनों में ही वह जैसे बहुत कमजोर हो गई है। शैल ने देखा तो ऐसे स्वर में बोली जिसमें जीवन का कोई लक्षण ही न था, बाहर ही बैठो निर्मल, मेरे कमरे में मत आओ। अब तो कफ में बुरी तरह खून निकलने लगा है। निर्मल दरवाजे पर ही ठिठक गया। बड़ी बेबस निगाहों से उसने एक बार शैल की ओर देखा तो महसूस किया मानो शैल का मौन चीख चीख कर कह रहा है, तुम्हें रोकना मेरा फर्ज था, मैंने रोक दिया, पर तुम्हें तो इस तरह नहीं रुकना चाहिए ना। 15 दिन बाद आए हो, क्या एक बार भी अपनी प्यार भरी उंगलियों से मेरे बालों को नहीं सहलाओगे? उसका मन होता है कि भीतर चला जाए, शैल को सीने से लगा ले, पर वह जहां का तहां रह जाता है, मौन निरुत्तर। शैल की आंखों में आंसू छलछला आते हैं। वह नजर फेर लेती है। निर्मल का मन बुरी तरह कचोट उठता है। तभी मम्मी आ जाती हैं। बाहर खड़ी खड़ी वे तबीयत के समाचार पूछ लेती हैं, उसकी आवश्यकता और सुख सुविधा की बात पूछ लेती हैं। फिर कहती हैं, शैल, विन्नी और पप्पू आए हैं, रो रो कर घर भर दिया कि दीदी को देखेंगे, हार कर लाना ही पड़ा। बाहर खड़ा कर आई हूं, तुम जरा खिड़की से सिर निकालकर दिखा दो तो उन्हें तसल्ली हो जाए। बच्चों के इस स्नेह की बात सुनकर शैल की आंखों में आंसू ढुलक पड़ते हैं। वह खिड़की से मुंह निकालती है, हाथ हिलाती है। उसके बाद उसका चेहरा भाव शून्य हो जाता है। वह न मम्मी की ओर देखती है न निर्मल की ओर। मम्मी फिर आने का आश्वासन देकर चल देती हैं। निर्मल अजीब सी घुटन महसूस करता है। शैल उसे 15 दिन बाद आने के लिए उलाहने नहीं देती, झगड़ा नहीं करती, मानो उसने परिस्थिति को समझ लिया है और मौन भाव से स्वीकार कर लिया है। बात बात पर मचलने, रूठने और मुंह फुलाने वाली शैल की यह मौन स्वीकृति निर्मल से जैसे बर्दाश्त नहीं होती। पर जब वह सोचता है कि यदि शैल इस लंबी अनुपस्थिति का कारण पूछ बैठे तो उसके पास क्या उत्तर है? अपने मन के चोर से वह स्वयं भयभीत है। वह स्वयं उससे अनजान ही बना रहना चाहता है। शैल को बताने की बात तो उठती ही नहीं। उचित सच्चाई के अभाव में शैल के मौन से उसे व्यथा के साथ साथ
कुछ राहत भी मिलती है। शैल की नजरों से अपने आप को चुराती हुई उसकी नजर बगल वाली दीवार के कैलेंडर पर जा टिकती है। वह देखता है कैलेंडर में से फरवरी, मार्च और अप्रैल के पन्ने फाड़कर मई का पन्ना निकालकर रखा गया है और 23 तारीख के चारों ओर लाल पेंसिल से गोला बना रखा है। उसका मन तड़प उठता है। वह चाहता है शैल बोले, पर शैल बोलती नहीं। उसका मौन तोड़वाने के लिए अपनी सारी शक्ति बटोरकर निर्मल कहता है, शैल, पिताजी का पत्र आया है। लगता है ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना ही होगा। शैल सुनती है, पर न उसके चेहरे पर कोई विकार उत्पन्न होता है, न उसका मौन ही टूटता है। अपने आप को बड़ी कुशलता से बचाते हुए निर्मल शैल से कहता है, तुम सो जाओ शैल, अधिक देर बैठना शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं। अधिक बात करने के लिए भी शायद तुम्हें मना किया गया है। ठीक है, तुम चुप ही रहो, मैं भी चला। और देखो, समय समय पर अपनी तबीयत के समाचार देते रहना, ना हो तो मम्मी से लिखा भेजना। फिर अत्यंत स्नेह कोमल स्वर में बड़े आग्रह से उसने पूछा, खबर भेजोगी ना? स्वर की इस आर्द्रता ने अनायास ही शैल के हृदय के मौन गुप्त तारों को झंझना दिया। उसकी भावहीन आंखें एक क्षण को निर्मल के चेहरे पर टिकी। इन नजरों में जाने ऐसा क्या था कि निर्मल महसूस करता है जैसे वह बहुत बड़ा झूठ कहते हुए पकड़ लिया गया है। पर निर्मल में इतना साहस न था कि वह उसका सामना कर सकता। हाथ हिलाया और जल्दी से मुड़ गया। आते समय उसके कदम शिथिल और भारी हो रहे थे। लौटते समय उतनी ही स्फूर्ति के साथ वह चला जा रहा है। वह उस कमरे से काफी दूर आ गया है। फिर भी उसे लगता है जैसे खिड़की में से झांकते दो आंसू भरे व्यथित नयन उसकी पीठ में चुभे जा रहे हैं। वह सीधा रास्ता छोड़कर अकारण ही मुड़ जाता है। मिस्टर वर्मा के चेहरे पर अपनी कहानी की प्रतिक्रिया देखने की उत्सुकता में मिसेज वर्मा ने मिस्टर वर्मा की ओर देखा। वर्मा साहब की दृष्टि कहानी के पन्नों पर टिकी हुई थी और उनके ललाट पर 2 सल पड़े हुए थे, जिसका कारण शायद चश्मे की अनुपस्थिति हो। पति को अपनी कहानी में यूं डूबा हुआ देखकर मिसेस वर्मा के चेहरे पर प्रसन्नता की आभा छलक पड़ी। उन्होंने कहा, देखो, इस पत्र को ध्यान से सुनना। यह लीला का अपने पति के नाम अंतिम पत्र है। फिर स्वर में चैलेंज का पुट लाकर बोली, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि पत्थर दिल वाला आदमी भी इसे पढ़कर बिना पसीजे नहीं रहेगा। पर मिस्टर वर्मा के कानों में पत्र शब्द के अतिरिक्त मिसेस वर्मा का और कोई शब्द नहीं पहुंचा। मिसेस वर्मा ने पत्र पढ़ना आरंभ किया, लेकिन मिस्टर वर्मा की धुंधली आंखों के सामने एक और ही अस्पष्ट सा पत्र उभर आया। धीरे धीरे पत्र का एक एक शब्द स्पष्टतर होता गया। प्रिय बेटा निर्मल, समझ नहीं पा रहा हूं कि यह पत्र तुम्हें कैसे लिखूं, पर लिखे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। शैल की हालत तो जैसी तुम छोड़कर गए थे वैसी ही है, पर डॉक्टरों का कहना है कि यदि 23 तारीख को किसी तरह शैल की शादी कर दी जाए तो शैल के अच्छे हो जाने की काफी संभावना है। इस स्थिति में शैल से विवाह करने की बात कहते हुए बड़ा संकोच होता है। किस मुंह से कहूं, पर बेटी के प्राणों का मोह कहने को मजबूर कर रहा है। एक दिन शैल का जीवन तुम्हारे हाथों में सौंपने का निश्चय किया था। वह आज भी तुम्हारे ही हाथों में है। चाहे बचा लो, चाहे खो दो। बहुत सोचकर कदम उठाना मेरे बच्चे। एक निर्दोष बच्ची और बेबस बाप की आत्मा तुम्हें युग युग तक दुआएं देगी। मिस्टर वर्मा को एकाएक ही लगा जैसे उनकी सांस रुक रही है। उन्होंने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। वह पत्र विलीन हो गया, पर उसकी जगह एक तार उभर आया जिसमें 23 मई को शैल की मृत्यु होने का समाचार था। मिस्टर वर्मा बदहवास से उठ बैठे और चिल्लाकर बोले, मेरा चश्मा दो। मिस्टर वर्मा की इन सारी हरकतों को अपनी कहानी की सफलता का प्रमाण मानकर मुस्कुराते हुए मिसेस वर्मा ने कहा, बस 4 लाइनें और सुन लो। तुम मेरा चश्मा दो। वर्मा साहब क्रोध से झल्ला उठे। उनका स्वर बुरी तरह भर्राया हुआ था।
इस अप्रत्याशित क्रोध को मिसेस वर्मा समझ नहीं पा रही थी कि तभी वर्मा साहब चीख पड़े, मैं कहता हूं मेरा चश्मा दो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। मिसेस वर्मा के हाथ से चश्मा लेकर उन्होंने कांपते हाथों से अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया तो उन्हें ऐसा लगा मानो किसी अतल समुद्र की गहराई में से, जहां केवल अंधकार था और उनका दम घुट रहा था, वे बाहर निकल आए हैं। निश्चिंतता की एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने अपने चारों ओर देखा। सामने मिसेस वर्मा श्वेत साड़ी में लिपटी, चेहरे पर आतुरता का भाव लिए बैठी थीं। पास ही पलंग पर बच्चू निश्चिंत भाव से सो रहा था। लॉन के चारों ओर के पेड़ रुपहली चांदनी में नहाए खड़े थे और उनके अपने छोटे से सुंदर बंगले की दीवार से सटा हुआ रात रानी का पेड़ उन्मुक्त भाव से अपना सौरभ बिखेर रहा था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद।